ऐसा अवसर बन पड़ा है जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो सकती है। लेकिन हम सदैव जानते हैं और ये जनरल विपिन रावत ने स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने कहा भी था कि साहब कि हमें 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़ना है। तो 2 फ्रंट तो हमें पता है और 0.5 फ्रंट जो वो कह रहे थे वो 0.5 फ्रंट जो है वो भारत के अंदर ही है। और इसको और इससे निपटने की जो ज़िम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो सरकारों का होता है। केंद्र सरकार का तो होता ही है, केंद्र सरकार तो बाहरी फ्रंट पे भी लड़ती है, अंदर के फ्रंट में भी लड़ती है और राज्य सरकारों का होता है। तो सर आप हमें थोड़ा-सा आलोकित करें कि ये जो 0.5 फ्रंट है, ये क्या है और इससे कैसे इसको कंट्रोल में रखा जाना चाहिए जिससे कि ये बाहरी सीमा पर लड़ने वाले हमारे फौजी जवानों की जो हिम्मत है उसको पस्त न कर सके। आदरणीय संजय जी, साधुवाद आपको कि आपने अत्यंत महत्वपूर्ण और सामयिकी विषय के ऊपर आपने परिचर्चा सुनिश्चित की है। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन दस्तक नहीं दे रहा है, दुश्मन घर के अंदर भी है। घर के अंदर भी जो बात जनरल विपिन रावत सर ने कुछ वर्ष पहले कही थी, समय आ गया है आप और हम उसको खुल करके जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि इसके पहले कि दीमक घर को खा जाए, दीमकों का इलाज करना जरूरी है। मैं आपके सामने 4-5 ऑब्जर्वेशंस कहता हूं। ये जी। कोई नई बात नहीं है। इसके पहले जब 65 का युद्ध हुआ था तो कुछ अवांछनीय तत्वों ने जिस मार्ग से हमारे फौजी जा रहे थे, फौज जा रही थी, उस सड़क को खोद दिया। कानपुर में आपने सुना हुआ रेलवे ट्रैक के ऊपर गैस के सिलेंडर लगा करके विस्फोट करने की कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कैंटोनमेंट क्षेत्र में अवांछनीय लोग फोटो लेने की कोशिश करते हैं। उसके ये तो असंतोष का विषय है कि वो तुरंत गिरफ्तार हो गए और उन पर कार्रवाई हो गई। सवाल ये उठता है कि मैं सामने 3-4 डायलॉग आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे अंदर पाकिस्तान का दिल धड़क रहा है। हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के झंडे अगर किसी ने जलाए तो मुंबई में उसकी पिटाई हो जाती है। पाकिस्तान के झंडे सड़क पे लगाए जाते हैं तो उसको औरतें जा करके निकाल करके अपने कलेजे से लगाती हैं। ऐसे अगर मित्र मिल जाएं तो शत्रुओं की जरूरत नहीं है। और अभी जो कसर बाकी थी, हमारे कांग्रेस आई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौरव गगोई साहब, उनकी पत्नी के बारे में उनके संपर्क सूत्र कहां तक हैं, और सारी दुनिया जानती है कि फेक के एनजीओ के साथ इनका मोहतरमा का संबंध है। ये विचारणीय है कि अब तक हमने ये पता लगाया कि उनकी बच्चों की नागरिकता क्या है, कितनी बार वो पाकिस्तान गए हैं, और अगर गए हैं तो इसका लेखा जोखा सरकार से अनुमति ली है या नहीं ली है, और नहीं ली है तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे। आप याद करें, सर्विस के दौरान आपके पास एक थाने के मुआयने में आप जाते हैं, एक रजिस्टर रहता था बड़ा महत्वपूर्ण, लापता पाक नागरिक। याद होगा आपको। जी, लापता जी। पाक नागरिक वो होता था कि जो भी पाकिस्तान से आया है और भूमिगत हो गया है, उसकी पूछताछ की जाती है। आज की तारीख में जिस भयावह स्थिति में मालूम पड़ा कि 25,000 महिलाएं केवल पंजाब से गईं और 5-5 बच्चे लेकर के आई, तो 85 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी पैदाइश का कारण पाकिस्तान है, लेकिन आपकी छाती पे, हमारी छाती पे, देश की छाती पे मूंग दलेंगे। यही क्या कम था कि ऑस्ट्रेलिया जहां पर आप हैं, उसकी पूरी महाद्वीप की जनसंख्या भारत पाल रही है नाजायज बांग्लादेशियों के रूप में। इसके अलावा रोहिंग्या की संख्या जो कभी 15,000 बताई जाती थी, आज पार्लियामेंट में बताया गया कि 40,000 है। आप देख सकते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और मुसीबत यह है कि उन उल्लुओं को लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये उल्लू थोड़े ही हैं, ये मोर हैं, पूजनीय है, वोट बैंक है। क्योंकि ये कमाऊ पूत वो है जो हमें निर्वाचन में, इलेक्शन में जितवाते हैं। इनके ऊपर आके बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और आतंकवादियों का कोई धर्म थोड़ी होता है। संजय जी, मैं कुछ कटु बातें कहने जा रहा हूं, जरा गौर से सुने। जी। उनका धर्म हो ना हो, लेकिन हमारा धर्म है, आपका धर्म है। इनको मिट्टी में मिलाना हमारा धर्म है। इनके और इनके स्त्रोतों को मिट्टी में मिलाना, खोद के गाड़ देना, ये हमारा धर्म है। और अगर इससे कोई असहमत हो तो हमें बता दे। कार्रवाई नंबर 2, पहले मैं खतरे को थोड़ा और आगाह कर दूंगा आपको। आपके पास 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, 1,30,000
किलोमीटर रेल ट्रैक्स हैं, 36 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर है, 1,35,000 के करीब आपके हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स है। नहीं, इनकी संख्या 44,000 किलोमीटर। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस की 44,000 किलोमीटर ऑयल और नेचुरल गैस की पाइपलाइंस हैं। ये देश की लाइफलाइन है संजय जी, और इसके पहले भी इन पर आक्रमण हुआ था। अब आपके प्रश्न के ऊपर हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आप जब जिलाधिकारी थे, कमिश्नर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, तो आपने सुनिश्चित किया होगा सिविल डिफेंस और होमगार्ड की क्या जिम्मेदारियां हैं। जी हाँ, जी सिविल हाँ, जी हाँ, डिफेंस और होमगार्ड्स बिल्कुल। की यह जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक जनता के व्यक्ति को यह बताए कि वो सादे वस्त्रों में पुलिस अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है, और प्रत्येक पुलिस अधिकारी सादे वस्त्रों में और होमगार्ड का व्यक्ति सादे वस्त्रों में नागरिक है। तो अपनी नागरिक जिम्मेदारी या राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझे। हर जगह पुलिस बल नियुक्त करना संभव नहीं है, लेकिन चप्पे चप्पे पर हमारे जागरूक नागरिक सजग होकर के रहें, ये हम सब कर सकते हैं, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। आप याद करें 65 का तो मैंने बताया कि सड़कें खोद दी, 71 में तो आपको भी आजम याद खान होगा, साहब का हमको। नाम आता है उसमें। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप जरा प्रकाश डालें, आजम खान ने क्या विद्वतापूर्ण बातें कही थी, मैं जरा सुन, फिर उसपे हम लोग 2 सेंटेंस उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आजम खान तो उस समय स्टूडेंट थे और उन्होंने रामपुर जी। से गुजरने वाले जो सेना के कॉन्वॉयज थे उनको रोकने के लिए जब इन्हें वहां पे सड़कें खोल दी थी। हम्म। तो ये अब आप तो समझ सकते हैं कि ऐसे अगर मित्र हो तो हमें क्या शत्रुओं की आवश्यकता है भी कि नहीं है। विचारणीय प्रश्न है, लेकिन भारत न कभी असहाय था, न असहाय रहेगा, न कभी हेल्पलेस रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम और क्या क्या कर सकते हैं। आपने जो प्रश्न किया, आपने जो बातें की, ये सब चीजें तो हम करेंगे ही, लेकिन जो सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हमें संविधान पे विश्वास नहीं है, जो जिनको जिनको संविधान पे विश्वास नहीं है, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं लेकिन लाभ पूरे ले रहे हैं, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त का राशन, मुफ्त का प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सुविधा, मुफ्त की तमाम सुविधाएं अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो सरकार की आमदनी का है और ये जनधन योजना आदि है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसको भोगने वाले कौन है? नाजायज बांग्लादेशी और रोहिंग्या। उन्होंने एक तरीके से इसका एक तरीका बना लिया है। तो हम बात करते पहले अपनी डिफेंस के बारे में। युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आपको याद होगा 71 में मुझे मालूम है कि कुछ लोग ड्रैगन लाइट लेके चलते थे, और जब आपका ब्लैकआउट होता था, वो जगह जगह ड्रैगन लाइट जला करके छोड़ देते थे। आप अभिप्राय समझ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अभिप्राय बिल्कुल। समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाई जहाजों का मार्गदर्शन, जी। पाकिस्तान के हवाई जहाजों को, तो ये बात मैं बता रहा हूं सन 71 के युद्ध की। आज सन 71 से लेकर के आज इतने वर्ष हो गए, हमें और ज्यादा सतर्क और सजग रहना होगा। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, और ये जो कहते हैं कि इनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमारा आपका क्या धर्म है? मैं फिर कहूंगा, हमारा आपका धर्म है कि इनको मिट्टी में मिलाना, और इसके लिए ये भी चिन्हित कर लेना कि ऐसे कौन से तत्व हैं। अब उन तत्वों के बारे में बात कर लें। ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, आपको याद होगा आलिया भट्ट, करीना कपूर, ऑल आइज ऑन रफा के बटुए लेके लोग संसद में घूम रहे थे। सवाल ये उठता है ऑल आइज ऑन रफा के ऊपर, तो आपने एक जगह जगह आपने जो मजलिसें, मुशायरे और ताबीज बना बना के बांटे, लेकिन जो 27 हमारे मारे गए थे उनकी चिता की आग अभी बुझी नहीं, विधवाओं और बच्चियों की आंख के आंसू सूखे नहीं, और आप लगे प्रपंच करने और डिफेंस फायर करने, चरमपंथियों की राइफलों में ऑयल और ग्रीस दोबारा लगाने लगे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। और हमारे कई नेता तो उनके बारे में जिस तरीके से उनकी स्पीचेस और उनकी चीजें, उनके वक्तव्य पाकिस्तान के पार्लियामेंट में और पाकिस्तान के समाचार पत्रों में डिस्कस हो रहे हैं, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या इसका लेखा जोखा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं करना है? आज मेरा परामर्श होगा भारत सरकार को कि ऐसे जितने तत्व हैं जो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जितने ऐसे तत्व हैं भाग 2 रजिस्टर का कि हम संविधान पे विश्वास नहीं रखते हैं, आप बिल्कुल न करें, आप बिल्कुल न करें। लेकिन एक काम, इतनी कृपा भारत अपने ऊपर कर सकता है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है, जो संविधान पे विश्वास नहीं रखता है, जिसके पाकिस्तान से गहरे संबंध हैं, उसके ऊपर कार्रवाई ऐसी करे कि खाओ यहां गुणगान गान पाकिस्तान का। ये होने वाला नहीं है। इनके रजिस्टर बना करके और फिर जब पुलिस आ जाती है अपने पे,
तो ये आप जान के चलिए संजय जी कि पुलिस फिर यही नहीं पूछेगी आपका परिवार, उसमें कितने पाकिस्तानी रिश्तेदार हैं, आपके कितने बच्चे पाकिस्तान में ब्याहे हैं, कितने आप पाकिस्तान की लड़के लड़कियां आपके यहाँ ब्याहे हैं। इन तमाम चीजों की फैमिली ट्री बनेगी। और आपकी एक चीज मैं और बताऊंगा, जिसको कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, सार्स। सार्स क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी करती सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। अगर आपने एक बार कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, या पाकिस्तान का झंडा लहराया, या आपने कह दिया कि हमें संविधान पे विश्वास नहीं है, तो आपकी कैटेगरीज बन जाती हैं। और उन कैटेगरीज के बाद, आपकी ग्रेडिंग के बाद, पुलिस आपकी छाती पे चढ़ करके आपसे सच निकलवा लेती है। तो मैं समझता हूं इसकी एक एक्शन प्लान बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है, 4 स्टेट्स ऐसे जहां पर यह कार्रवाई शायद कदाचित संभव आज ना हो, जिसमें सबसे पहले मैं कहूंगा, आप समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल। जी जी जी। और ऐसे ही जो तुष्टिकरण वाले जो स्टेट्स हैं, कर्नाटक भी उसमें नंबर 2 है। और भी 1-2 स्टेट्स हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, उसके बारे में भारत सरकार को चाहिए, ये कंपलसरी है कि जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, हम संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, उनका लेखा जोखा। और इसके साथ ही आप जब लेखा जोखा कर लें, तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, संजय जी आप जान के चौंक जाएंगे कि आपको दिखाई ये पड़ेगा कि जो पहले, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, पंचर जोड़ते थे, आज उनकी मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्सेस है, रियल एस्टेट एजेंट है। जैसे आपने पश्चिम बंगाल में कई एमएलए एमपीज को देखा होगा कि बिना किसी औकात के, बिना किसी हैसियत के आज एमएलए और एमपी बने बैठे हैं। जिनको होना चाहिए था जेल की सलाख के पीछे, वो एमएलए एमपी बने बैठे हैं।